Hello friends, this is Shubham here and I welcome you all at my YouTube channel गुप्तास क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है बिहार स्टेट की डेट अनाउंस हो गई है एग्ज़ाम के लिए, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो भी इसके को अब इसमें अपीयर होने वाले हैं वो इसको क्रैक करें और ताकि वो अगली भर्ती में शामिल हो पाएँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका बिजनेस लॉ से रिलेटेड है। और आपको पता है कि जो एस्टेट है उसमें बिजनेस लॉ का जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो आज हम एक एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इससे करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एस्टेट में बनते हैं। बिहार के एस्टेट में इससे पिछले जो भी हमने पेपर देखे उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वाई वी हैव रिटन हेयर वाई वी हैव रिटन a year along with the name of an act। कहने का तात्पर्य है कि हमने यहाँ पे ये ईयर का लिए लिख रखा है, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो इसकी वजह ये है कि 1872 में ये एक्ट आपका आया था, इस वजह से इसको बोलते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, चलिए अब जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। वैसे वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है इतनी, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जल्दी देखेंगे। बाकी चीज़ें आपकी PDF में आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको उसमें लगे कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप उसे रीड कर लीजिएगा एक बार। वैसे मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी तो मैं आपको कहीं ना कहीं वीडियो में बताता चलूँगा। तो चलिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो पहले भी होते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 में आया। 1872 पे जाने के लिए हमको देखना पड़ेगा 1872 में के टाइम पे क्या हुआ करता था। 1872 के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो राज किया करते थे इंडिया में। ठीक है, तो उससे पहले कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते थे देखते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यास के पीरियड की बात करेंगे तो मौर्यास के टाइम पे बाइलेटरल ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। कैसे ट्रांजैक्शन हुआ करते थे? बाइलेटरल, जो कि बेस्ड हुआ करते थे फ्री कंसेंट पे ऑन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व। ठीक है, और ये जो फ्री कंसेंट है, ये शब्द है, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे भी देखेंगे। तो कहने का मतलब है मौर्यास के काल में जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो बाइलेटरल ट्रांजैक्शन होते थे। बाइलेटरल मतलब कि दो पक्षीय ट्रांजैक्शन। दो पक्षीय मतलब अगर ए ने बी को कोई चीज़ बेची है तो ए ने बी को अगर कोई मैं समझता हूँ अगर ए ने बी को लेट सपोज कार बेची है तो बी को भी उसके बदले में कुछ ना कुछ की चीज़ की प्राप्ति हुई होगी, तो इसी को हम कहेंगे बाइलेटरल ट्रांजैक्शन, है ना। फ्री कंसेंट मतलब कि फ्री कंसेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जो चीज़ उसने की है, जो ट्रांजैक्शन उसने किया है वो अपनी स्वयं सम्मति से किया है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। ड्यूरिंग द मुगल रूल आया जब इंडिया में, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलते थे? कॉन्ट्रैक्ट जब चलते थे मोमेडन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलते थे। कहने का मतलब यह है कि जब मुगल का रूल चल रहा था तो मोमेडन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। ठीक है, लॉ में अरेबिक वर्ड में अकद को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें तो मोमेडन लॉ में तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो किस भाषा का यूज़ करते हैं? अरेबिक वर्ड जो है उसको अकद बोलते हैं, विच मीन्स अ कंजंक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। इन द सेम वे इजाब वाज यूज फॉर प्रपोजल। इजाब किसके लिए यूज़ होता है? उधर प्रपोजल के लिए यूज़ होता है। और कबूल किसके लिए यूज़ होता है? एक्सेप्टेंस के लिए होता है। ये सारे वर्ड अभी हम देखेंगे आगे करके कि प्रपोजल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। कहने का मतलब प्रपोजल मतलब किसी को प्रपोजल देना मतलब कोई ऑफर देना। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे वैसे कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी मैंने इन चीज़ों को बता दिया। जल्दी चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी। मतलब इस्लामिक लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था वो कैसे हो जाता था? कॉन्ट्रैक्ट आपका जो होता था वो एक्सप्रेस कंसेंट से ही हो जाता था, और बोथ द पार्टीज ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक, एक्सप्रेस कंसेंट मतलब कि दोनों पार्टी जब अपनी स्वीकृति दे देती थी, एक्सप्रेस
कंसेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती थी जब अपनी स्वीकृति दे देती थी सेम थिंग और सेम सेंस में, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता था। हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में माइनर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ओल्ड मैन और हैंडीकेप्ड कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहने मतलब क्या, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हम जो एक माइनर है, माइनर क्या है, माइनर एयर इज जिसकी उम्र 16 साल से कम हो, ठीक है, सॉरी एयर, ठीक है, इसकी हाँ ठीक है, जिसकी उम्र 16 साल से कम हो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। वैसे हमारा जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 18, हमारा जो अपना जो कानून है, लाइक अपने जो एक्ट है उसमें 18 ईयर्स दे रखी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हिंदू लॉ क्या कहता है, माइनर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन मतलब उसने यदि कोई पदार्थ ले रखा है, लाइक उसने कोई नशा वगैरह कर रखा है, वो कोई बूढ़ा आदमी या फिर कोई हैंडीकेप्ड पर्सन किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। नारद स्मृति के अकॉर्डिंग किसकी एज अगर मान लो 8 ईयर से कम है तो उसको इन्फेंट माना जाएगा, 8 से 16 साल की उम्र में उसको बॉयहुड माना जाएगा, और 16 साल के बाद क्या हो सकता है, एक पर्सन क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, ये नारद स्मृति के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ये इतनी रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले तो इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल हुआ करता था। आपका ब्रिटिश काल में क्या हुआ करता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो था नहीं, तो क्या एप्लीकेबल हुआ करता था, इंग्लिश लॉ, ठीक है। और कहाँ एप्लीकेबल हुआ करता था, प्रेसिडेंसी टाउन में एप्लीकेबल हुआ करता था। प्रेसिडेंसी टाउन कौन कौन से थे आपके, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1726, ठीक है। और ये किसने इशू किया था, किंग जॉर्ज ने, ठीक है, किंग और जॉर्ज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इशू किया था कि लाइक कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। इफ वन ऑफ द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉम आइदर ऑफ द रिलीजन एंड द अदर इज फ्रॉम द अदर रिलीजन देन द लॉ ऑफ द डिफेंडेंट इज टू बी यूज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि उस टाइम पे क्या होता था कि मान लो जैसे एक पार्टी है आपकी जो मतलब जो अपना बचाव कर रहा है, एक तो होगा किसी ने किसी को पे इल्ज़ाम लगाया है और एक होगा कि वो अपना बचाव कर रहा है, दो ही तो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो जो डिफेंडेंट पार्टी होती है डिफेंडेंट पार्टी का ही लॉ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ऐसा उस टाइम पे चलता था। यानी मतलब अगर दोनों पार्टीज अलग अलग रिलीजन के, लाइक सपोज कि वन पार्टी इज़ मुस्लिम एंड द अनदर पार्टी इज़ हिंदू, है ना, और मुस्लिम पार्टी ने किसी पे कुछ इल्ज़ाम लगाया और हिंदू को डिफेंड करना है, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट पार्टी है उसके लॉ के तहत क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। और हिंदू का लॉ कौन सा होता है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। दिस वॉज फॉलोड इन द प्रेसिडेंसी टाउन, ऐसा प्रेसिडेंसी टाउन्स में होता था। बट इन सिटीज आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन द मैटर वॉज सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। कहने वाला क्या है कि प्रेसिडेंसी टाउन में तो इस तरीके से चीज़ों को निपटाया जाता था, और बाकी जो मैटर्स होते थे प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर के, तो उसके लिए हम जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस में हम चीज़ों को सॉल्व करते थे। दिस प्रोसीजर वाज फॉलोड टिल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। और इसी तरीके से हम क्या करते थे, यही प्रोसीजर फॉलो किया करते थे जब तक कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आया था। तो ये बहुत ही छोटा सा बेसिक सी हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें से कुछ भी काम का नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, बट चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है ना भाई। पहले ही पार्ट में ऐसा तो नहीं है कि आपको राम और रावण का युद्ध दिखा दिया जाएगा, पता भी तो होना चाहिए कि राम ने रावण को क्यों मारा। तो इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री लेके हम आए थे, आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं लॉ, जो इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो जो मैं चीज़ें बोलूँगा उस पर आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो हमें पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लॉ हैं वो कौन गवर्न करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है 1872।
ठीक, कब आया था, कब फॉर्म्ड हुआ था, 25 अप्रैल 1872 को फॉर्म्ड हुआ था। ये डेट याद रखनी है, ये डेट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओके। कब फॉर्म्ड हुआ था, द एक्ट वाज फॉर्म्ड ऑन अप्रैल 25 1872, है ना, एंड केम इनटू इफेक्ट, ओ सॉरी, एंड केम इनटू फोर्स, और लागू कब हुआ था, एप्लीकेबल कब हुआ था, एंड केम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 1 1872। ठीक है, तो आपको दोनों की दोनों डेट याद रखनी है, ये डेट भी याद रखनी है। कहने का मतलब है वो क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछ सकता है ना। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपका जो एस्टेट है उसमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज फॉर्म्ड ऑन 25th of April 1872 and it came into effect from 1st of September 1872. ठीक है, the preamble of the act says that it is an act to define and amend certain parts of the law relating to the act. preamble एक्ट का प्रेम्बल क्या कहता है, एक्ट का प्रेम्बल कहने के मतलब, एक्ट का प्रेम्बल जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, ऐसे एक्ट का प्रेम्बल क्या कहता है कि इसमें किस चीज़ की बात होगी, ये क्या है, जो एक्ट है वो डिफाइन करेगा, किसको डिफाइन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करेगा, या लॉज बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, और उनको अमेंड भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अमेंड करना मतलब चेंज करना। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऊपर दे दिए, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि आपके को क्वेश्चन आएगा कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा क्या ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरे में आएगा कि पूरे भारत में एप्लीकेबल है सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। तो ऐसा था कि जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था तब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बट जब से 370 हटा है तो ये एक्ट पूरे भारत में अब हर जगह एप्लीकेबल है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द एक्ट इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट में डिविजिबल है। फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक है। ठीक है, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स आपको दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। दूसरा पार्ट है आपका सेक्शन 124 से लेकर 238 तक, उसके अंदर कुछ स्पेशल काइंड के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, ये सब चीज़ हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी आपके क्योंकि क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, चले आगे देखें। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो बनने वाला है वो देखते हैं। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट को किस में डिफाइन किया है, सेक्शन 2H में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ठीक है, एंड ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, पर देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को याद, क्योंकि मैंने आपका जो नोटिस किया वो देखा है कि एक्ट से रिलेटेड उन्होंने क्या करे हैं, सेक्शन भी पूछे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस में आपके सेक्शन भी पूछे गए, तो सेक्शन की रिकॉर्डिंग हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट को किस सेक्शन में डिफाइन किया, 2 सबसेक्शन H। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, जब भी हम किसी को बताते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो हम क्या बताते हैं, लेट मी क्लोज डाउन द इंटरनेट बिफोर मूविंग आई। ठीक है, इंटरनेट बंद कर दिया है क्योंकि बार बार कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रही थी। ओके, सो हम कहाँ थे, हाँ, तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट किसी से करते हैं या किसी को हम बताते हैं, लाइक हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, या कोई भी चीज़ नॉर्मल चीज़ खरीदते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बट जब आप कुछ मतलब कुछ बड़ी चीज़ खरीदते हैं, लाइक कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपने कोई दुकान खरीदी, कोई जायदाद खरीदी, कोई घर खरीदा, तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे ही तो बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे, है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, कहते हैं मैंने पूरी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उससे। ठीक है, तो अब वो मुकर नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है मेरा उससे, इस तरीके की। तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो या है। ठीक है, तो इसी से हमको याद रखना है कि 2H में हमको क्या डिफाइन है, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लें। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को हमने अब देख लिया कि कौन से सेक्शन में डिफाइन था, ये तो हमने देख लिया, बट है क्या जी। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट
जिसे एनफोर्सेबल कर रखा है लॉ के द्वारा। लॉ क्या है? लॉ आपका कानून है। सर लॉ क्या है? लॉ कानून है। और कानून ने जिस ऐसा एग्रीमेंट जिसको स्वीकृति दे रखी है कानून ने, वो सारे एग्रीमेंट क्या बन जाएंगे? वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि साहब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। मतलब एक एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट के साथ यदि कानून ने उसे स्वीकृति दे रखी है उस एग्रीमेंट को, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये दो चीज़ें अगर दे रखी तो वो क्या बन जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अभी के लिए इतना ही याद रखिए। आगे धीरे धीरे हम सब कुछ बता दूंगा मैं आपको कि एग्रीमेंट क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपका क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब एग्रीमेंट को देखें। अब जब हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो अब हमको एग्रीमेंट भी देखना पड़ेगा ना। तो एग्रीमेंट को देखें किस में डिफाइन कर रखा है। द टर्म एग्रीमेंट इज गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट, ठीक है, सेक्शन 2E में दे रखा है। तो इसको भी याद रखना है साहब। अब तक मैंने आपको कितने क्वेश्चन दे दिए? ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन 5वां 6ठा जो भी है, बट जो मैं अंडरलाइन के मार्क करता जा रहा हूँ ना, उसको याद रखिए। ठीक है, अपनी एक नोटबुक बना लेंगे, उसमें शॉर्ट में उन चीज़ों को लिखते जाएंगे और जो मैं PDF शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो अब एग्रीमेंट को किस सेक्शन में डिफाइन किया? सेक्शन 2 सबसेक्शन E में। ठीक है, अब एग्रीमेंट क्या कहता है? एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration for each other to have, ठीक है, is called an agreement। अब एग्रीमेंट को भी देख लेते हैं साहब। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया था तो कॉन्ट्रैक्ट को याद रखने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ किया था? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हो से क्या बना? सेक्शन 2 सबसेक्शन H में चला जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट आपका डिफाइन है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन E में। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एग्रीमेंट जो बना है वो शब्द बना है एग्री से। तो एग्री के लास्ट में आता है E, तो E से ही याद रखना है कि ये जो एग्रीमेंट है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन E में डिफाइन किया गया है। ठीक है, ओके। अब डिफाइन क्या किया? अब इसमें क्या कह रहा है कि एवरी प्रॉमिस इन एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, मतलब जैसे अब एग्रीमेंट कैसे होगा? एग्रीमेंट ऐसा होगा कि लाइक कि जब भी कोई किसी से एग्रीमेंट करेगा तो क्या करेगा? उसके लिए दो पार्टी होनी पड़ेंगी, दो जने होने चाहिए। तो दो जने में क्या है? ठीक है, ये पहला क्या करेगा? पहला इंसान जब किसी से कहेगा कि आप लेट सपोज करिए कि आप किसी को कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, है ना, आप अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, तो आप ए जो है वो बी से बोलता है कि क्या आप मेरी गाड़ी परचेस करेंगे 2 लाख रुपए में? ठीक है ना। तो बी अगर उसको ये जवाब दे देता है लाइक कि हाँ मैं आपकी गाड़ी 2 लाख रुपए में परचेस करूँगा, तो जी क्या बन जाएगा आपका? जी आपका प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। ए ने बी को बोला, वो क्या था? आपका ऑफर। ठीक है, ठीक है, ए ने बी को जो दिया वो क्या? ऑफर या प्रपोजल। जब भी कोई इंसान किसी को मतलब ऑफर देता है, लाइक ऑफर इन द सेंस कि उसने ए ने उसको बोला कि क्या तुम मेरी गाड़ी परचेज करो 2 लाख रुपये, तो ये क्या था? ऑफर था। बट बी ने जब उसको उस ऑफर की रजामंदी दे दी तो वो हो गया एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो चलिए जी आगे धीरे धीरे करके सबरा आगे दे रखा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बट ऑफर होना चाहिए, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस के साथ कुछ ना कुछ कंसीडरेशन भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब कहेंगे सर ये कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन हियर इज क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू इज समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, अब कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ, अगर मैं ए ने बी को गाड़ी बेची है तो बी को भी उसके एवज में कुछ ना कुछ ए को भी उसके एवज में कुछ ना कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। एक ए ने बी को गाड़ी बेची तो बी के पास क्या आ गई? गाड़ी, और ए के पास क्या आ गया? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये क्या है? कंसीडरेशन का काम कर रही है। बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? गाड़ी, और ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो एग्रीमेंट में क्या हुआ? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है,
ठीक है, कहने का मतलब है कि क्या इसमें एक से ज़्यादा प्रोमिसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं एग्रीमेंट में? तो हाँ, एक से ज़्यादा प्रोमिसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना, कि मैं गाड़ी के साथ एसेसरीज भी लूँगा। अगर ये कहता है कि तुम्हें 2 लाख रुपए में गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, पर उसकी एक शर्त है, तुम्हें गाड़ी के साथ गाड़ी की एसेसरीज भी लेनी पड़ेंगी मुझसे ही, तो भी कहता है हाँ ठीक है। तो इधर एक गाड़ी और गाड़ी के साथ अलग अलग प्रोमिसेस भी बन गए, हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी भी लूँगा और गाड़ी के साथ आपकी एसेसरीज भी लूँगा। ठीक है, टू हैव एन इंसाइट इनटू द डेफिनेशन, एग्रीमेंट को देखते हैं एक बार। सेक्शन 2B डिफाइन प्रॉमिस। अब प्रॉमिस को डिफाइन करेंगे बी में। ठीक है, अब प्रॉमिस क्या है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से हमने एग्रीमेंट को पता चला, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हमने एग्रीमेंट पढ़ा। अब एग्रीमेंट के बाद एग्रीमेंट में हमने क्या पढ़ा था? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉमिस क्या है। ठीक, प्रॉमिस देख लेते हैं। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. कहने का मतलब ये है, देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई प्रॉमिस को काय में डिफाइन कर रखा है। प्रॉमिस को डिफाइन कर रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। ठीक, अब इसको प्रॉमिस को याद कैसे रखेंगे? देखो भाई, इंसान है, इंसान क्या है? इंसान हर एक किसी से प्रोमिस करता रहता है। ठीक है, बट ज़्यादातर प्रोमिस किससे करता है? ज़्यादातर प्रोमिस अपनी बेबी से करता है। बेबी, बाबू, बीवी, जो भी है उसी से तो ज़्यादातर प्रोमिस करता है। वो हालांकि वो सब झूठे वूठे होते हैं, बट प्रोमिस वो ज़्यादातर किससे करता है? बीवी से, बाबू से, बच्चे से, अपने जो भी। ठीक है, तो इससे हम बी से हम याद रख सकते हैं कि मैंने अपनी बीवी से, बाबू से, बच्चे से क्या किया है? प्रॉमिस किया है कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, XYZ जो भी काम। ठीक है, ओके, तो प्रॉमिस का हमने याद रख लिया। अब प्रॉमिस को देखते हैं क्या, प्रॉमिस को डिफाइन भी तो क्या डिफाइन करके डिफाइन किया हाँ, व्हेन अ प्रपोजल इज मेड। ठीक है, कहने का मतलब प्रॉमिस को अब देखते हैं। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, कहने का मतलब देखिए ए है, एक बी है, ये दो बंदे हैं। ए ने बी से क्या किया? एक प्रपोजल दिया कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे? ठीक है, ये गाड़ी है। ठीक है, सपोज करो, ड्राइंग पे मत जाओ, जो गाड़ी है जो भी है। ठीक है, पास होना है तो इसे गाड़ी मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ए ने बी से बोला कि क्या तुम मेरी 2 लाख रुपए में गाड़ी खरीदोगे? तो बी को किसने क्या दिया? प्रपोजल दिया है। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल या फिर ऑफर। ठीक है, क्या तुम मेरी गाड़ी 2 लाख रुपए में खरीदो? अब बी क्या देगा? बी के इसके बदले में हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? यदि बी एक्सेप्टेंस दे देता है, एक्सेप्टेंस मतलब यदि बी स्वीकृति दे देता है, स्वीकृति मतलब हाँ में जवाब दे देता है कि येस आई विल बाय योर कार, येस आई विल परचेज योर कार एट ₹2 लाख, इन ₹2 लाख, एट ₹2 लाख, जो भी है ना। यदि बी इसको एक्सेप्टेंस दे देता है तो ये क्या बन जाएगा? फिर एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या बन जाएगा? ये सभी चीज़ें बन जाएंगी आपकी, क्या बन जाएगी? प्रॉमिस बन जाएंगी। समझे या नहीं समझे? गणित को समझो, है ना। गणित को समझने के लिए अब हमें समझना पड़ेगा। देखो क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं? प्रॉमिस इज इक्वल टू, प्रॉमिस इक्वल टू क्या हो गया? प्रपोजल, तो प्रपोजल दिया होगा उसे, प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, प्रपोजल जब किसी ने मतलब ए ने बी को प्रपोजल दिया और बी ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति दे दी, हाँ में जवाब दे दिया, तो वो क्या बन जाएगा? आपका प्रॉमिस बन जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। व्हेन, देखो यही चीज़ लिखी है, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जब किसी पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है, ठीक है, अपनी वो स्वीकृति दे देता है, एसेंट दे देता है। एसेंट मतलब स्वीकृति देना। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाए। प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। फॉलोइंग पॉइंट इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। अब इससे क्या पॉइंट? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent on that proposal is made to him, the proposal becomes accepted, the accepted proposal
वही सब चीज़ें लिखी है जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है, एक बार आप पढ़ लेना। तो हम क्या कह सकते हैं, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल। एग्रीमेंट किससे बना, एग्रीमेंट बना आपके प्रपोजल से ही तो बना। देखते हैं कैसे। एग्रीमेंट द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी एंड दैट अदर पार्टी गिव एक्सेप्टेंस देयर टू ऑफ कोर्स फॉर म्यूचुअल कंसीडरेशन। तो अब देखेंगे कि अब एग्रीमेंट कैसे बना। एग्रीमेंट पे चलते हैं। एग्रीमेंट के कौन से सेक्शन में डिफाइन था, सेक्शन 2 सब सेक्शन ई। पर एग्रीमेंट में लिखा क्या था, क्या लिखा था, एवरी प्रॉमिस, है ना, क्या लिखा था, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसीडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में यही तो लिखा था, ठीक है। तो प्रॉमिस को डिफाइन किया हमने, प्रॉमिस को कैसे डिफाइन किया, जस्ट ऊपर डिफाइन किया, तो हम एग्रीमेंट को डिफाइन करेंगे। अब एग्रीमेंट को पूरा जोड़ तोड़ करके देखेंगे। तो एग्रीमेंट इक्वल टू क्या कह सकते हैं भाई, जब ए ने बी को प्रपोजल दिया, उसके बाद उसको एक्सेप्टेंस मिल गई, तो ये दोनों पार्ट तो क्या बन गए, प्रॉमिस बन गए। तो हमने एग्रीमेंट में क्या पढ़ा था, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, तो ये प्रॉमिस हो गया। फॉर्मिंग अ कंसीडरेशन टू ईच अदर, कहने का मतलब भाई कि तो प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस तक तो हो गया कि भाई ए ने बी को बोला कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, बोला ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदूंगा। पर गाड़ी के एवज में उसको क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं ना। तो 2 लाख क्या है, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन भी जब मिल जाएगी प्रॉमिस के साथ, तो वो क्या बन जाएगी, एग्रीमेंट बन जाएगी, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। एनफोर्सबिलिटी बाय लॉ क्या है, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ। कहने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट को यदि अब कॉन्ट्रैक्ट बनना है, देखो एग्रीमेंट तो हमने ऊपर देख लिया कैसे बनेगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन। बट यदि अब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो क्या होना चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्या बात आ गई, अब आपकी बात आ गई कि लीगल ऑब्लिगेशन पैदा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। यदि आपका मतलब जैसे यदि आपका जो भी एग्रीमेंट वो वॉइड हो जाता है, नल हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या होगा, आप लीगली उसको क्या कर सकते हो, सू कर सकते हो। जैसे कि ए ने बी को कार तो दे दी पर बी ने 2 लाख रुपए नहीं दिए, तो इस केस में क्या करेगा, बी अपने 2 लाख को हासिल करने के लिए उसको सू कर सकता है, उस पर केस कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एनफोर्सिबिलिटी हियर, ठीक है। चलें, अब डेफिनेशन इट इज कंक्लूडेड दैट, अब क्या कंक्लूड निकल, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, जो हमने ऑलरेडी दे रखा है। चलिए एक आध को है एग्जांपल, ए एग्रीज टू विद बी टू सेल कार फॉर ₹2 लाख टू बी, ठीक है। ए ने बी से क्या किया, यहाँ पे ए ने बी को से एग्रीमेंट हुआ है कि वो क्या करेगा, 2 लाख रुपए में उसे कार देगा। हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार। ए पे क्या ऑब्लिगेशन है, ए का दायित्व क्या है, ए का दायित्व क्या है, ए की जिम्मेदारी क्या है कि वो बी को कार दे, और बी की क्या जिम्मेदारी है कि वो उसे 2 लाख रुपए दे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि ए को 2 लाख रुपए मिल जाए और बी को कार मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट मनी अलाउंसेस ऑफ ₹500 एवरी मंथ। एक बाप ने अपने बेटे से वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं हर महीने तो ये क्या दूंगा, 500 रुपये दूंगा। बट वो एक आध महीने देने के बाद, 2-3 महीने देने के बाद बाप ने पैसे देना बंद कर दिए। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ। क्या अब क्या क्या भाई हुआ तो है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी प्रॉमिस किया है बाप ने, ठीक। तो क्या बेटा अब बाप से पैसे वापस ले सकता है, लाइक 3 महीने देने के बाद नहीं दिए, तो क्या बेटा आप ये कह सकता है मैं केस कर दूंगा, तुमने तो मुझसे वादा किया था। बताइए क्या वो कोर्ट में जा सकता है? तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के एग्रीमेंट क्या है, ये सोशल एग्रीमेंट। इन तरीके के एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, सोशल एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। और इस तरीके के जो एग्रीमेंट हुए उसमें कोई इंटेंशन नहीं थी कि, क्योंकि यहाँ पे क्या मिसिंग है, लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो ये एंटरटेन नहीं किया जाएगा कोर्ट, ठीक है। तो इंटेंशन इज नेसेसरी टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लीगल रिलेशनशिप, द इंटेंशन टू क्रिएट
लीगल रिलेशनशिप इज नेसेसरी टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं, सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन विच हैज रिजल्टेड फ्रॉम एग्रीमेंट। तो यहाँ पे वही वाली बात कहता है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे डील करेगा, ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन से डील करेगा जो एग्रीमेंट के थ्रू बनी हो, ठीक है। सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर हेयर बाय, हाउएवर सम ऑब्लिगेशन आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन है जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के परव्यू से बाहर है। कहने का मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें क्या होगा कि जिसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अलावा कुछ चीज़ें होंगी, अदर एक्ट होंगे जिसमें वो फॉल होंगे वो केस, ठीक है। अगला देखते हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि अब देखिए, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन इन ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेट्रा, ठीक है। एक ऑब्लिगेशन है किसके ऊपर, एक पति के ऊपर कि वाइफ और चिल्ड्रन की वो जिम्मेदारी निभाएगा। कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है एक पति को कि भाई तुम मेंटेनेंस के खर्चे दोगे बीवी और बच्चों के, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टेटस ऑब्लिगेशन है एंड सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और ये इस तरीके के जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उसके रेंज से बाहर है। तो कहने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या आएंगे, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसमें सोशल एग्रीमेंट इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा ऐसे कुछ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हैं जो लाइक किसी अदर केस में फॉल होते हैं या किसी अदर एक्ट में फॉल होते हैं, वो आपको पढ़ के पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं एग्रीमेंट का। पहले तो मैं पूछूंगा आपसे, आपको दिमाग में याद रख लेना है एग्रीमेंट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया था, 2E में। कॉन्ट्रैक्ट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया था, 2H में। मीनिंग देख लेंगे, मीनिंग क्या था एग्रीमेंट का, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या था, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मीनिंग में दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए स्कोप देख लेते हैं। अब भाई स्कोप की बात करें तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इससे बन सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है। कहने का मतलब क्या, एग्रीमेंट में वो एग्रीमेंट भी फॉल होंगे जो लीगल ऑब्लिगेशन पैदा करते हैं, और ऐसे एग्रीमेंट भी फॉल होंगे जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लाइक हमने जो फादर और सन वाला केस देखा था, ठीक है। तो सोशल एग्रीमेंट प्लस लीगल वाले भी फॉल होंगे, तो इसका स्कोप हो गया ज़्यादा। बट कॉन्ट्रैक्ट में वही एग्रीमेंट फॉल होगा जो लीगल है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन वाले ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, ओके। इट इज यूज्ड इन ए नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट ओनली लीगली एनफोर्सेबल इन एग्रीमेंट। ये आपको समझ में आ गया। तो स्कोप किसका बड़ा है, ये याद रखना, एग्रीमेंट का स्कोप बड़ा है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट मतलब ऐसा हो सकता है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज एग्रीमेंट हुआ है ना। एग्रीमेंट के बाद आपका क्या होगा, एनफोर्सबिलिटी बाय लॉ नहीं मिली। मान लो आपने एग्रीमेंट कर लिया पर लॉ के द्वारा वो मंजूर नहीं है, तो क्या होगा, क्या वो फिर लीगली ऑब्लिगेशन पैदा होगी एक दूसरे पे, नहीं होगी। तो इट मे नॉट क्रिएट, इट मे और मे नॉट क्रिएट, कहने का मतलब यहाँ पे इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टी। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट हो गया तो हमेशा दूसरे वाली मतलब राइट्स मिल जाएंगे पार्टी को, ठीक है। बट दूसरी केस में कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या, नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट के केस में तो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू एवरी पार्टी। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं राइट्स भी आ गए पार्टी के पास। भाई के ए ने बी को कार बेची है ना, बी को कार मिल गई, ए को 2 लाख नहीं मिले, तो ए का राइट है ना कि अपने 2 लाख रुपए को हासिल करे, ठीक है। जस्ट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन चुका है, ओके। नेचर देख लेते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे एग्रीमेंट क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो कहने का मतलब भाई एग्रीमेंट तो हुआ पर लॉ को मंजूर नहीं हुआ, लाइक एनफोर्सबिलिटी बाय लॉ नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि
अब मान लो कुछ इलीगल है, लाइक सपोज कि मैं आपसे कहता हूँ कि लाइक कि मेरे को ब्राउन शुगर चाहिए आपसे, और मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, ब्राउन शुगर हैश या मतलब समथिंग इलीगल, जो भी इलीगल। मैं कहता हूँ ए ने बी से कांटेक्ट किया, ठीक है, सी को मानने के लिए, ठीक है, सॉरी एग्रीमेंट किया सी को मानने के लिए, तो भाई क्या लॉ इसकी इजाज़त देता है ऐसे एग्रीमेंटों की? नहीं देता है। तो ये इस तरीके का एग्रीमेंट क्या होंगे? इलीगल एग्रीमेंट होंगे, और जब इलीगल एग्रीमेंट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएंगे क्योंकि लॉ की मंजूरी नहीं है। तो सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? एग्रीमेंट जरूर होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो एग्रीमेंट वाले जो फेस है उससे गुजरा होगा और एनफोर्सिबिलिटी मिली होगी लॉ की, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। तो जी वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट। तो 8-10 जो भी क्वेश्चन बने आपके, ठीक है, आपको ये सब याद रखना है, ठीक। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, पहले इस वीडियो को आप एंजॉय करिए, ये डाल देता हूँ मैं। आज और कल में मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट करा दूंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बट ठीक है, क्योंकि बल्क में हो जाता है तो बच्चे फिर इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। ओके, बने रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।